बात करते हैं अम्ल, क्षार और लवण की कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। वास्तव में इनकी कोई परिभाषा नहीं है। इनके गुणों, प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इन्हें अलग अलग रूप से परिभाषित किया जाता है और इनको गुणों को देखते हुए अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया। इसी कड़ी में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आते हैं आर्हेनियस। इन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी, अलग परिभाषा बताई। इसके बाद आते हैं एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी, उन्होंने अपनी अलग परिभाषा दी। इसके बाद आते हैं एक और वैज्ञानिक लुईस, वो अपनी अलग परिभाषा देते हैं। उन्होंने जो परिभाषा दी, इनके लिए कुछ मात्रक माना, कुछ मापक माना और जो मात्रक माना उनके आधार पर ही अलग अलग रूप से परिभाषित किया। अगर हम इनके मात्रक की बात की जाए, मापक की बात की जाए, तो ये दो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है पीएच स्केल, एक होता है लिटमस पेपर। ये दो ही मुख्य रूप से होते हैं जो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारिकता के गुणों को परिभाषित करते हैं। अगर बात करें पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके बारे में पहले ही बता दिया। ये विलयन के अम्लीय होने की या क्षारीय होने की प्रवृत्ति को बताते हैं। सामान्य स्केल की तरह, जैसे सामान्य स्केल में 1 से ले तक 12 तक अंक निर्धारित होते हैं, उसी प्रकार पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक अंक निर्धारित होते हैं, जिनमें प्रत्येक अंक का अलग अलग मान होता है। अगर इसे बात की जाए आगे, तो जो 0 से लेके 6 तक होता है, 0 से 6 तक यह बताता है कि पदार्थ अम्ल है। अगर किसी भी विलयन का या किसी भी पदार्थ का मात्रक 7 आता है पीएच स्केल में, तो वह उदासीन प्रवृत्ति का है। अगर वह 7 से लेकर 14 तक है, तो वह उसका क्षारीय होने की प्रकृति को बताता है। अगर हम इन्हें और विस्तार से देखें, तो 0 से लेकर 3 तक का मान यह प्रबल अम्ल को बताता है कि कोई अम्ल प्रबल है, यानी कि ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर बात करें 3 के बाद, 3 से लेकर 6 तक, यह दुर्बल अम्ल यानी कि वीक अम्ल, उतना ज़्यादा मजबूत अम्ल नहीं होता। अगर बात करें इसी प्रकार क्षारीय में भी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होते हैं। 7 से लेकर 10 तक के पीएच मान वाले क्षार दुर्बल क्षार होते हैं, जबकि 10 से लेकर 14 तक के जो पीएच मान वाले क्षार, वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब बात करें लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर क्या होते हैं? लिटमस पेपर ये समुद्र की गहराई में पाए जाने, पहले लिटमस की बात करें, यह समुद्र की गहराई में पाए जाने वाला एक लाइकेन पौधा है। लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो वास्तव में बैंगनी रंग का होता है। अब बात करें अगर लाइकेन की, तो लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सहजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं। अब ये सहजीवी क्या है? जब दो अलग अलग प्रकार के जीव या पौधे, कुछ भी जंतु एक साथ रहते हैं, तो सहजीवी कहलाते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि गांव के किनारे तरफ कुछ भी पेड़ लगे होते हैं और इन पर येलो रंग की चाउमीन के आकार की संरचना पाई जाती है। तो ये जो येलो कलर की संरचना है, चाउमीन है, वह लाइकेन कहलाती है। अब ये सहजीवी कैसे हुई? तो ये क्या करते हैं, ये येलो वाली संरचना, ये पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बदले में यह पौधे को नाइट्रोजन पदार्थ प्रदान करते हैं, जिसके कारण ये दोनों आपस में इसी तरह निरंतर कार्य करते रहते हैं। और ये अगर लिटमस पेपर ये अम्ल और क्षार की प्रवृत्ति को कैसे बताते हैं, तो अगर कोई पदार्थ, जैसे ये एक विलयन है, सॉल्यूशन है, इसमें कुछ भरा हुआ अम्ल या क्षार, अगर मान लीजिए ये अम्ल है, तो हम जिसमें एक लिटमस पेपर ऐसे आकार का होता है, सब जगह नंबरिंग होती है और अलग अलग निर्धारित होते हैं। तो जैसे ही हम ये लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे और ये नीला रंग का रहेगा लिटमस पेपर, तो ये क्या कर देगा? लाल कर देगा। और अगर ये विलयन क्षार है और अगर हम इसमें इस लाल वाले को लिटमस पेपर को डालेंगे, तो वो नीला कर देगा। इसे याद कैसे रखेंगे? सभी को पता है,
एसिड का मतलब होता है खतरा और खतरे का निशान होता है लाल। तो इस तरह हम याद रखेंगे कि एसिड्स क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार इसका जस्ट उल्टा है, यानी कि वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। अब बात करते हैं एसिड की। एसिड क्या होते हैं? अगर इनके गुणों की बात की जाए और जो अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दी थी, उन गुणों के बारे में भी बात की जाए तो पहले अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देते हैं, यानी कि त्याग देते हैं। कैसे? जैसे हमने लिया HCl, ये है, और इसे मिलाया H2O के साथ, यानी जल के साथ क्रिया करा दी, तो ये क्या करेगा, H3O बना लेगा और Cl को अलग कर देगा, और इस H3O को कहते हैं हाइड्रोनियम। दूसरे पॉइंट की बात करें, और इस थ्योरी को, इस जल में घुलने वाले हाइड्रोजन वाली थ्योरी को आर्हीनियस ने दी थी। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, अगर हम इसे टेस्ट करेंगे तो ये खट्टे होंगे। इनका pH मान 7 होगा। 0 से 3 तक वाले प्रबल होंगे और 3 से लेके 7 वाले दुर्बल होंगे। फिर भी बात की, ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। धातु के साथ क्रिया करने पर ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। और आगे देखें तो ये जब धातु के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बना देंगे, और ये प्रोटॉन का डोनेट करते हैं, यानी प्रोटॉन वाले भाग को त्याग करती है। कैसे? सभी को पता है, जैसे ये हमने एक कोई से भी पदार्थ का लिया, एक परमाणु के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके किनारे किनारे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जब भी जल में घोलेंगे तो इस प्रोटॉन को निकाल देता है, जल में घोल देता है, और बाकी संरचना ऐसे ही पाई जाती है। ये हो गई ये वाली परिभाषा, और इस परिभाषा को दिया था ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी ने। और इसके आगे क्या लिखा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे पहले बताया कि ये हो गया परमाणु, एटम, ये हो गया उसका नाभिक, सेंट्रल, इसमें हो गया प्रोटॉन, और ये हो गया न्यूट्रॉन, और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉनों में इसमें अलग अलग प्रकार की ऐसे कक्षाएं होती हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 18 होंगे, चौथे में 32 होंगे। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। और जिसमें ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार नहीं पाए जाते हैं, 2 के रूप में ना पाया जाए, 8 में ना पाया जाए और 18 में ना पाया जाए, कुछ कम ज़्यादा हो जाएं, तो जिनमें कम ज़्यादा होंगे तो ये क्या करेंगे, ये बराबर करने के लिए या तो कुछ इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर देंगे। और जो जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर होता है या अंदर आता है, उसे ही कहा जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये उन्हीं को क्या करते हैं, जो छोड़ देते हैं, जो भी तत्व इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देते हैं, ये अम्ल क्या करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। स्टेबिलिटी यानी कि अपनी जो संरचना है उसको पूरी तरह मेंटेन कर लेते हैं। अब अगर बात करें इनके प्रकार की, अम्ल के प्रकार की, तो अम्ल मुख्य रूप से पहले ही बताया 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल, वीक एसिड दुर्बल अम्ल। जो पूरी तरह जल में घुल जाए वो प्रबल अम्ल, जो पूरी तरह ना घुले दुर्बल अम्ल, जिनका मान 0 से 3 तक हो प्रबल अम्ल, जिनका मान 3 से 6 के बीच हो दुर्बल अम्ल। अगर बात करें सबसे प्रबल अम्ल की, तो इस लिखी हुई संरचना के आधार पर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर ये वास्तव में किया जाए तो ये HI हाइड्रो आयोडाइड होता है। हाइड्रो आयोडाइड सबसे प्रबल अम्ल होता है। अगर इनके सोर्स के आधार पर कहा जाए, जिनसे वास्तव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। इन्हें इन्हें प्राकृतिक अम्ल भी कहा जाता है, इन्हें कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है, इन्हें खनिज अम्ल कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे किसी न किसी स्रोत के रूप में पाए जाते हैं, भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। इसे खाने वाले अम्ल भी कहा जाता है। सबसे पहले होता है एसिटिक अम्ल, यह सिरका में पाया जाता है, इसका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। दूसरा एस्कर्बिक अम्ल, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवले में होता है। फिर बात करते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल ये संतरा और नींबू, ये भी खट्टे वाले भाग में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में, टार्ट्रिक अम्ल इमली में, और इसी टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग पानी पूरी वाले अपने उस जीरा जल को बनाने में करते हैं, क्योंकि इमली अगर बार बार वो खरीदेंगे तो महंगी पड़ेगी, इसलिए टार्ट्रिक अम्ल लेते हैं। फिर बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, पालक, चने की पत्ती, भिंडी आदि में पाई जाती है, और इस ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में, किसी भी दाग को हटाने में, और विरंजक चूर्ण में, यानी कि जब भी हमारे कपड़ों में कोई दाग लग जाता है तो उस समय हम ऑक्जेलिक अम्ल से साफ करते हैं। अगर आपके पास ऑक्जेलिक अम्ल ना हो कभी, तो आप टमाटर का भी उपयोग करके उस दाग को हटा सकते हैं। हाँ, अच्छी तरह साफ ना हो वो बात अलग है। फिर बात करते हैं लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, और इस दही जो है दूध से बनती है, और दूध से दही बनने के लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, जिसे जाना जाता है लैक्टोबैसिलस के नाम से। और दूध से दही बनने की क्रिया कितनी होती है? 12 घंटे में होती है, और टेम्परेचर तापमान 30 डिग्री 30 डिग्री की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं मेथेनॉइक अम्ल। मेथेनॉइक और फॉर्मिक अम्ल दोनों एक ही हैं। यह चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी में पाया जाता है। इसका उपयोग रबर बनाने में किया जाता है, और जब भी हमें चींटी या बिच्छू या मधुमक्खी काटते हैं तो हमें ज़ोरदार झुनझुनाहट महसूस होती है। इसके कारण मेथेनॉइक अम्ल के कारण। हमारे गेहूँ में ग्लूटामिक अम्ल होता है। फिर आता है घास में। घास में मौजूद होता है बेंजोइक अम्ल, और इस बेंजोइक अम्ल का उपयोग किसी भी फूड मटेरियल को प्रोटेक्शन यानी संरक्षण में, परिरक्षण में उपयोग में किया जाता है। जब भी हम किसी फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं उसमें हम बेंजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। ब्यूटेरिक अम्ल सड़े मक्खन में, जब हमारा मक्खन खराब हो जाता है उसमें ब्यूटेरिक अम्ल आ जाता है। जब हम सोडा वाटर कोई भी उपयोग करते हैं तो उसमें कार्बोनिक अम्ल उपस्थित होता है। जब भी हम कोई भी पेप्सी या कोका कोला पीते हैं तो उसमें जो खट्टा स्वाद होता है उसका जिम्मेदार होता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। अन्य महत्वपूर्ण अम्लों की बात की जाए तो पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका उपयोग पूछा जाता है। पाचन रस, हमारे शरीर के आमाशय वाले भाग में जब भी हम खाना खाते हैं तो उस भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में HCl निकलता है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे भोजन खराब नहीं हो और आसानी से पच जाए। तो HCl क्या हो गया? पाचक रस के रूप में। दूसरा इसे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप बनाने में, अम्लराज बनाने में। अम्लराज क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, और इसका उपयोग गोल्ड, प्लेटिनम जैसी धातुओं को पिघलाने में किया जाता है। गैल्वेनीकरण, यानी कि जब लोहे में जंग ना लगे उसके लिए हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, और उसकी जो प्रोसेस होती है उसमें HCl उपयोगी होता है। इसके अलावा हम जो बाथरूम क्लीनर बनाते हैं उसमें उपयोग होता है। फिर दूसरा बात करते हैं H2SO4 की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, क्योंकि यह सभी में आसानी से मिक्स हो जाते हैं, सभी में आसानी से घुल जाते हैं, इस कारण इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। इसका उपयोग बैटरियों में, उर्वरक में, डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। फिर बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। इसका उपयोग उर्वरक में, फोटोग्राफी में, दवा में एवं अम्लराज बनाने में किया जाता है। फिर बात करते हैं बोरिक अम्ल, आँख की दवा बनाने में और खाज खुजली के बनाने में, यानी एंटीबायोटिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक जो हमारे बाहरी एक्सटर्नल यूज के लिए हो, और एंटीबायोटिक जिसे हम खाएं, जिसे खाया जाता है। आगे बात करते हैं, अब क्षार की बात करते हैं। क्षार यह अम्ल का बिल्कुल उल्टा होता है।
आर्हेनियस ने इसके बताया कि जो जो पदार्थ या जो विलयन जल में घोलने पर OH हाइड्रो ऑक्साइड को डोनेट करें वे क्षार हैं। ब्रॉन्स्टेड लहरी ने क्या कहा, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर ले। अम्ल का उल्टा, अम्ल क्या करते थे, प्रोटोन को डोनेट करते थे। ब्रॉन्स्टेड लहरी ने क्या कहा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती। लुईस ने क्या कहा, जो लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दें, वो क्षार हैं। जबकि अम्ल वे हैं जो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें। अगर अम्ल की प्रकृति की बात की जाए एक और, तो ये क्या होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल जल में घुलनशील, कुछ अघुलनशील होते हैं। जो जल में घुल जाए, जो जल में घुल जाए वो प्रबल, जो ना घुले वो दुर्बल। आगे बात करें इनके उपयोगों की, गुणों की, तो ये अम्ल ये क्या करते हैं, पहले ये अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं। यानी कि किसी भी अगर हम अम्ल को और क्षार को, बेस को एक साथ मिला देते तो वे लवण बन जाते हैं, लवण नमक बन जाते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं जबकि अम्ल खट्टे होते हैं। छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी विद्युत प्रवाहित हो जाती है। धातु के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं, बिल्कुल अम्ल की तरह। ये अलग अलग क्या मापा के साथ अलग अलग होती है। जैसे फिनेप्थिलीन को ये क्या कर देते हैं, गुलाबी कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, इसे पीला कर देते हैं। इसी प्रकार एक और होता है जैसे हल्दी। जब भी हल्दी हमारे कपड़ों में लग जाती है और हम उसे डिटर्जेंट पाउडर से धुलते हैं तो लाल भूरा हो जाता है, क्योंकि हमारे डिटर्जेंट में क्षार मौजूद होता है, क्षार से बनाए जाते हैं। इस कारण ये हल्दी के साथ जब मिलता है तो ये लाल या भूरे रंग का हो जाता है। आगे बात करते हैं, इनका pH मान 7 से 14 के बीच होता है और 7 से 10 तक दुर्बल और 10 से 14 तक स्ट्रॉन्ग, प्रबल। आगे बात करते हैं, ये क्या है, अगर हम किसी भी वसा से क्रिया करा देंगे तो ये साबुन बनाने में उपयोग हो जाएगा। उपयोग की बात करें तो पहले क्या होगा, अम्लीयता को कम करने के लिए, किसी भी पदार्थ की अम्लीयता, यानी कि जब अगर कोई भी पदार्थ है उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और उस अम्ल की मात्रा को कम करना है तो हम उसमें क्षार मिला देते हैं। क्षार मिलाने पर उसकी अम्लीयता कम हो जाती है। दूसरा, लवण बनाने पर हम अम्ल और क्षार को एक साथ जब मिलाते हैं तो लवण बनता है, साल्ट बनता है, उदासीन प्रवृत्ति का हो जाते हैं। अगर इनके अलग अलग क्षार की बात की जाए जो उपयोगी होते हैं तो सबसे पहले आता है कास्टिक सोडा NaOH। इसका उपयोग साबुन बनाने में, कपड़ा बनाने में, कागज़ बनाने में, दवा बनाने में किया जाता है। फिर दूसरा आता है CaOH का होल्टॉइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, दीवार की पुताई करने में, मिट्टी की अम्लीयता कम करने में। मिट्टी की अम्लीयता कैसे, जैसे कि लगातार हम उर्वरक का बार बार उपयोग करते रहते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, जिसका कारण क्या होती है, मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है। और इस अम्लीयता को कम करना होता है, उसके लिए हम क्या अलग अलग प्रकार के उर्वरक बायो फर्टिलाइज़र मिलाते हैं। और इस बायो फर्टिलाइज़र में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम की मात्रा कैल्शियम की मात्रा होती है जो उसकी अम्लीयता को कम करके उर्वरकता को फिर से मेंटेन कर देते हैं। फिर बात करते हैं MgOH का होल्टॉइज यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह क्या करते हैं, पेट की अम्लीयता को कम करते हैं। कैसे, हमने खाना खाया या नहीं खाया, ज़्यादा खाया तो क्या होगा, हमारे में HCl की मात्रा, जैसे हमने ज़्यादा खाया तो अब ज़्यादा भोजन पचाना है तो ज़्यादा HCl निकलेगा। हमने खाना नहीं खाया तब भी HCl निकलेगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, हमारे शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमें खट्टी डकार आएंगी। और उस खट्टी डकार को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हम इनो जैसे चीज़ें लेते हैं, जिसमें क्या होता है, MgOH को मिलता है और जैसे हम पीते हैं तो हमें 10 सेकंड में आराम मिल जाता है, यानी अम्लीयता कम हो जाती है। अन्य उपयोग क्या है, चीनी के उपयोग में, और
अम्ल विषाक्तता, अम्ल विषाक्तता यानी एंटी पॉइजन, यानी कि जब भी हम कोई ज़हर खा लेते हैं तो उस ज़हर की मात्रा को कम करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। आगे देखें, बस इतना ही। धन्यवाद।